हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2IS एकेडमी। मेरा नाम है कृतिका। मैं हिमाचल जी के पढ़ाती हूँ और हिमाचल के करंट अफेयर्स करवाती हूँ। मैं आपको करवाने वाली हूँ 1 टू 15 मार्च। आई अपोलोजाइज, मैं सॉरी हूँ बिकॉज मेरा बैच चल रहा है, मैं बिजी थी, मैं ऑलरेडी लेट हूँ। बट अगेन 2 भागों में हम मार्च को कर लेंगे, 15 दिन और अगले 15 दिन। जो भी न्यूज़ आपकी रही है न्यूज़ में, यानी कि न्यूज़पेपर में आपके इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। वैसे तो इलेक्शन को लेके बहुत सारी न्यूज़ है, बट अगेन मार्च अप्रैल ये वाले महीने रहते हैं, इसमें बहुत सारे फेयर्स फेस्टिवल्स न्यूज़ में रहते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर कोई नई स्कीम्स हैं तो उनका मेंशन किया गया है, वो रहती हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए कि हिमाचल के जो करंट अफेयर्स हैं उसकी हम लोग मैगजीन निकालते हैं, उन्हीं को मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ। वो मैगजीन आपको टेलीग्राम पे मिलती है और जो मैं पढ़ाती हूँ वो इस प्लेलिस्ट में, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और उसके अलावा जो भी मैं बैच पढ़ा रही हूँ अलाइड के लिए और आपके एचएस के लिए, वो ये वाला बैच है। ये आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाता है, नीचे नंबर्स है अगर आपको किसी भी तरीके की उसमें गाइडेंस चाहिए तो। उसके अलावा आज हम लोग ने पेंटिंग्स वहाँ पर पढ़ी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक्स की तरफ। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं इसमें, जैसे कि सबसे पहला है डमटाल। डमटाल या दामतल टेम्पल है यहाँ पे। कहाँ पर है? ये आपका नूरपुर में है। न्यूज़ बेसिकली इसलिए थी कि पहले ये कुछ इस तरीके से दिखता था और अब ये ऐसा दिखाई देता है। इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस या जो रेनोवेशन है वो नहीं हो पा रही है। हिमाचल में हम लोग बहुत तरीके के टेम्पल्स पढ़ते हैं कि कोई पेंट रूफ है, पिरामिडिकल सतलुज वैली स्टाइल में बना हुआ है, शिखर स्टाइल से बना हुआ है। ये आपका फ्लैट रूफ में आता है। हिमाचल में कम है कंपैरिजन में फ्लैट रूफ, तो ये आपका फ्लैट रूफ है। इसमें जितना भी आप ये देखोगे वॉल्स के ऊपर बहुत अच्छे से जो आपका कारीगर है उसने काम किया हुआ है। म्यूरल्स यानी कि वॉल पेंटिंग्स यहाँ पर रहती है। तो टेम्पल्स भी आपके कवर हो गए। बाकी डामटल जो है ये आपको याद रखना है कि नूरपुर में है और ये बेसिकली बात ही इसके ऊपर हो रही है कि इसको बचाने की ज़रूरत है, इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। किसने कंस्ट्रक्ट किया? तो ये भगवान दास 1550 में सामवत में उन्होंने ये आपका जो है बनाया था। और अगेन भगवान दास, इतना सा याद रखें। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग है कि हिमाचल के रहने वाले हैं हरिमन। उन्होंने एक एप्पल की वैरायटी को पेटेंट करवाया जिसका नाम है HRMN99। बेसिकली जब भी मैं आपको एप्पल पढ़ाती हूँ, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, हर एक एप्पल के पेड़ को कुछ सर्टेन नंबर ऑफ चिलिंग आवर्स चाहिए। चिलिंग आवर्स का मतलब है कि जैसे इतने घंटे इनको माइनस में टेम्परेचर चाहिए और बर्फ चाहिए। लेकिन ये वाली जो वेराइटी है HRMN, इसको इसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि ये बहुत इजीली ट्रॉपिकल एरियाज में जहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ रही है वहाँ पर उगाया जा सकता है। तो इसी को उन्होंने पेटेंट किया है और इसी के ऊपर बात की जा रही है कि जो बिलासपुर के और लोग भी हैं वो भी अब यहाँ पर लगाएंगे। और भी ये काफ़ी जगह कल्टीवेट किया जाता है, अभी किया जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, राजस्थान, इन सारे एरियाज में। अगेन वही कि और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसको नहीं चाहिए, जो कि आपके हमारी कन्वेंशनल एप्पल लगाने की टेक्निक है उसमें चाहिए होती है। तो इनका नाम याद रखेंगे, हरिमन शर्मा है, बिलासपुर के रहने वाले हैं। और एप्पल की जो वेराइटी है इसका नाम है HRMN99। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं हिमाचल में, तो हिमाचल में 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। सबसे पहला है नीचे वाला, ये इसको हम सब ट्रॉपिकल कहते हैं। फिर आ गया आपका ये ग्रीन वाला, ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ एरिया है हिमाचल में, जिसको कहते हैं हम लोग आपका मिड हिल्स, या फिर आपका इसको मिडिल हिल्स ही कहा जाता है, माउंटेन। फिर आ जाता है ये, इसको टेम्परेट वेट बोलते हैं। और इसको लास्ट वाला टेम्परेट ड्राई, जो कि जहाँ पर आपके नट्स ज़्यादा लगते हैं और एल्पाइन काइंड ऑफ वेजिटेशन रहता है, यानी कि सूखा ज़्यादा है कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ से कुछ रेंजेस जा रही हैं। रेंजेस जा रही है ना, यहाँ से आपकी शिवालिक्स होके जाती है, फिर यहाँ से ऐसे करके धौलाधार है, यहाँ से जाती है ग्रेट हिमालयन रेंज, जहाँ से वो पीर पंजाल में चली जाती है और ऐसे ग्रेट हिमालयन रेंज आगे बढ़ जाती है। और फिर इधर को आ जाती है आपकी जास्कर, जिनको हम ट्रांस हिमालयस भी कहते हैं। तो इन्हीं पहाड़ों की वजह से डिफरेंट तरीके के टेरेन बनता है और उनमें डिफरेंट तरीके का क्लाइमेट देखने को मिलता है। जो एप्पल है वो शिमला, किन्नौर, इन वाले एरियाज में ज़्यादा उगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि और जगह नहीं है, स्पीति में भी एप्पल होता है, लेकिन कंपैरिजन में इनका साइज, इनका टेस्ट वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है, अलग अलग वेरी करता है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि इसमें नई वेराइटी इंट्रोड्यूस की गई है और इसको सिर्फ आपके 100 आवर्स चाहिए होते हैं लो चिलिंग।
और काफ़ी जगह ये एक्सपोर्ट यहाँ पर किया जाता है। ये जो हरमन शर्मा जी हैं, इनको नेशनल इनोवेटिव फार्मर अवार्ड दिया गया है, ग्रास रूट इनोवेशन, आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड, तो इनको काफ़ी सारे अवार्ड यहाँ पर दिए गए हैं। अगेन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग ये इनिशिएटिव है। फिर आ जाते हैं हम लोग आगे जी कि हेरिटेज गरली और प्रागपुर में कुछ बिल्डिंग्स हैं जिनको वापस से ठीक करने की ज़रूरत है। ये जो आपका एरिया है कांगड़ा का, इनके अलग अलग नाम है, जैसे कि संतरी कोठी कहा जाता है, इसको रईसों वाली कोठी कहा जाता है। तो ऐसे करके इनको, इनमें आर्किटेक्चर डिफरेंट तरीके का है, झरोके वाली बिल्डिंग्स बनी, जो विंडोज हैं वो बनी हुई हैं। तो बेसिकली ये धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और इनके जो रियल ओनर्स हैं वो इनको रेनोवेट नहीं कर पा रहे। कुछ लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, ट्रेंड्स जो हैं अब वापस बैक टू द रूट्स वाला कल्चर आ चुका है, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। तो ये यहाँ पे इसको रेनोवेट करना है, टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस लेके आने हैं, इसके ऊपर बात की जा रही है। बट अगेन अभी भी ये पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं, गवर्नमेंट के पास में नहीं है, उसकी वजह से ये मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। इसी के बारे में बात की गई थी, आपने बस इतना सा याद रखना है कि ये जो आपका गरली प्रागपुर है, ये हेरिटेज बिल्डिंग्स यहाँ पर है, जो कि संतरी वाली बिल्डिंग हो गया और रईसों वाली कोठी इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इको टूरिज्म के ऊपर न्यूज है कि 10 साल हो गए जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है उसको बने हुए, तो कि इसको यहाँ पर किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए इसमें टूरिज्म को, जो कि हम नहीं कर पा रहे। अब जो हिमालयन पार्क्स रहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रहती हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं वहां पे रहने वाली वाइल्ड लाइफ को, फ्लोरा फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसको हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, यानी कि जो भी जानवर यहाँ पर रहते हैं उनको हम वहीं पर सेव कर रहे हैं, ना कि उनको कहीं बाहर, जैसे जू है कि जू में लेके आए वहां पर कंजर्व किया, वैसे नहीं। ये आपका इन सीटू कंजर्वेशन इसको बोला जाता है। तो ये जो न्यूज है ये बोल रही है कि इको टूरिज्म को यहाँ पर हम लोग हार्नेस कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं इको टूरिज्म, ये क्या होता है। तो उसकी तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि हमें बहुत सारी चीज़ें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास में और बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे पास में पहाड़ हैं और लोगों को पसंद है, उनमें इको ट्रेल्स बनाई जाए, जो आपके ट्री हाउसेज हैं वो बनाए जाएं, ताकि लोग आसपास की चीज़ें देखने के लिए, खुश होने के लिए वहीं पर रहें, लेकिन जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। इसमें बर्ड वॉचिंग हो सकती है, रिवर राफ्टिंग हो सकती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आती हैं आपकी इको टूरिज्म में, लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ यहाँ पर रहती है और कंजर्वेशन को सपोर्ट किया जाता है। अब ये जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, बोलते यहाँ पर भी इको टूरिज्म होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले टूरिज्म का ये एस्पेक्ट था। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहला आ जाता है, ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। फिर यहाँ पे बड़ी सारी नदियाँ बहती हैं, तीर्थन, ये मेन आपकी ब्यास बहती है, तो ब्यास की ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर हैं। इसमें साथ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिनको अब इसी में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में ही डाल दिया गया है। ये जो आपका नेशनल पार्क है ये 1984 में स्टैब्लिश किया गया था और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना 2014 में। अब 2024 में इसको 10 साल हो गए हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे काफ़ी सारा एरिया है, फ्लोरा फोना, एंडेंजर्ड स्पीशी है, स्नो लेपर्ड्स रहते हैं, हिमालयन स्नो बियर है, ब्लू शीप हो गई, और फिर आपके बहुत सारे बर्ड, जैसे हम लोग हमारे स्टेट बर्ड जूजूराना की बात करते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर रहते हैं। और कुछ कुछ एरियाज में ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग, ये सारी चीज़ें अलाउड हैं। फिर आते हैं आपके इको डेवलपमेंट जोन। ये वो वाले जोन हैं जहाँ पर लोग कुछ एक्टिविटीज उनको अलाउड रहती है, क्योंकि यहाँ पे रहने वाली जो कम्युनिटीज है उनका तो घर था, ये उनका घर था, उनका पूरा जो जीवन है वो इनके ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट रहता था। लकड़ियाँ यहाँ से लाते थे, जानवरों के लिए घास यहाँ से लेके आते थे, तो उनको कुछ कुछ एक्टिविटीज जो है यहाँ पे अलाउड की जाती है। इसको हम लोग इको डेवलपमेंट जोन बोलते हैं। तो ये आपका टॉपिक हो। तो नेक्स्ट हमारी न्यूज है एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप। ये शिमला डिस्ट्रिक्ट के सुन्नी तहसील में की गई और सतलुज में अगेन रिवर राफ्टिंग है। मोर देन 20 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, लाइक 20 कंट्रीज नहीं, 20 टीम्स थी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से, इराक, ईरान, नेपाल, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान एंड इंडिया, तो ऑफ कोर्स। और इंडिया ने बहुत अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छे से एक्सेल भी किया। बाकी और भी है, जैसे ईरान की टीम में विमेन कैटेगरी में आगे थी, मेंस कैटेगरी में नेपाल की टीम आगे थी, तो इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। इसकी लोकेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पर ये एशियन
जो आपकी एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप है ये कहाँ पर हुई? ये सुन्नी में हुई, शिमला में, और कौन से रिवर पे? तो सतलुज पे। फिर ये एडवेंचर स्पोर्ट्स भी इसमें आगे आ जाता है। अब जब हम टूरिज्म में पढ़ते हैं तो डिफरेंट टाइप का टूरिज्म रहता है। एक मैंने आपको अभी इको टूरिज्म बताया, फिर रिलीजन के ऊपर बेस्ड टूरिज्म है, देन आपका एडवेंचर टूरिज्म आ गया। ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में रहते हैं जिनको हम डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ में अप्रोच करते हैं। सेम वे एडवेंचर टूरिज्म में आपका रिवर राफ्टिंग है, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं ये सब करने के लिए यहाँ पर आते हैं। रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग, कैंपिंग, एडवेंचर ट्रिप, तो ये सारे के सारे एडवेंचर टूरिज्म में रहते हैं। हम लोग अब इसको क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि GS3 में आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। 20 नंबर में क्वेश्चन डायरेक्टली टूरिज्म से पूछा जाता है, और हमारे स्टेट का करीब करीब 7% GDP टूरिज्म से आता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी वजह से हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ बेल्ट के बारे में। तो ये कौन सी बेल्ट है? ये एशिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल हब इसको बोला जाता है। ऐसे करके हमारा हिमाचल है, तो इधर जैसे ये आपका एरिया है जहाँ पर शिमला, सोलन, शिमला नहीं, सोलन, सिरमौर, ये वाला एरिया, ऊना हो गया, ये सारा आपका यहाँ पर फार्मा का हब बना हुआ है। उसमें भी सोलन में स्पेसिफिक बद्दी बरोटी वाला BBN बेल्ट हम लोग इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, और ये जो रिपोर्ट है हेल्थ डिपार्टमेंट का डेटा 2022 का, ये बात करता है कि वहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो रही है और इंडस्ट्रियल वर्कर्स की हेल्थ अफेक्ट हो रही है। अब 2022 में अगर बात करते हैं, करीब करीब आप देख सकते हो 4,500 केसेस एस्थमा के देखने को मिले हैं, जो कि डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट हैं। 15 से 23 साल के बच्चों में भी है, और उसके बाद में 50 to 65 उनको तो मैक्सिमम ब्रोंकाइटिस के केसेस आ जाते हैं, बिकॉज अगेन हेल्थ जो है वो पहले ही थोड़ी ठीक नहीं रहती है, बूढ़े हो जाते हैं, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो डिटेरेट करने लगती है बिकॉज ऑफ द एयर क्वालिटी। तो इसी के लिए मेजर्स लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2023 में बोला तो ये गया कि अभी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अब लोगों ने शायद सेल्फ मेडिकेट करना शुरू भी कर दिया है, लोग मास्क पहनते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, लेकिन वहाँ पर आप हमारी जो सरकार है या हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस करने की ज़रूरत है। घर पे जैसे अब दिल्ली का भी तो हिसाब किताब होता ही है वैसे, एयर प्योरीफायर्स एंड देन चिमनीज के ऊपर प्रॉपर उसको मैनेजमेंट बनी हुई है, तो वो सारी की सारी चीज़ें। स्टार्टिंग में शुरुआत जो है ये धीरे धीरे होती है, खांसी ऐसा नेजल आपके जो ट्रैक है उसमें इचिंग रहेगा, और वैसे वैसे करके वो ज़्यादा यहाँ पर बढ़ता जाता है, फाइनली आपको एस्थमा या सांस लेने में दिक्कत होती है। तो उसको पहले से ही ठीक कर दिया जाए या पहले से ध्यान रखा जाए तो यहाँ पर ठीक रहेगा। डेटा जो है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, CM लॉन्चेस टोल फ्री नंबर फॉर मोबाइल वेटनरी सर्विसेज। ये वेटनरी पशु संजीवनी कॉल सेंटर यहाँ पर जो कि है 1962, यानी कि 1962 पे अगर आप कॉल करेंगे हिमाचल में टोल फ्री है। तो अगर आपके पास में जानवर हैं और उनको किसी भी तरीके की वेटनरी सर्विस चाहिए तो यहाँ पर उनको एक वैन लेने के लिए आएगी, प्रॉपर एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर डेडिकेट की गई है। तो 1962 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ना पूछ लेते हैं, जो आपके बहुत सारे ऑप्शन डालते हैं, वो HS भी आ रहा है, लाइट भी आ रहा है, तो उनमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इनका ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आगे हम लोग ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जो है वो कंडा घाट में अनाउंस किया गया है, क्योंकि सोलन में बहुत बुरे हाल हैं। अगर हम लोग देखते हैं ड्रग्स अब्यूज़ की बात करते हैं, जो सब्सटेंस अब्यूज़ है वो राइज कर रहा है। हम शराब या फिर ऐसे जो गांजा फूका जाता है उसकी भी बात नहीं कर रहे, चिट्टा का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जो कि बात करती हैं। इसमें हेल्थ कंसर्न्स तो हैं ही, सोशल इम्पैक्ट भी रहता है, लोगों का जो पूरा जीवन है वो इससे अफेक्ट करता है, आगे उनकी फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, बहुत सारे लोग आप हिमाचल में देखोगे सुसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे बहुत परेशान बहुत यंग एज में, क्योंकि इसके साथ में कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो बाद में तो परेशान होते ही हैं, क्योंकि बॉडी जो है वो इसकी लत लगाती है, दिमाग तो आपका जो बच्चा है वो तो बच्चा ही रहेगा। तो इसके लिए ऐसे डी एडिक्शन सेंटर्स बनाते हैं हिमाचल में, और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज रखी गई हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं। जब मैं डिटेल में जब इसको पढ़ाती हूँ, मैंने आपको मेंस के टॉपिक्स में भी करवाया है, अभी थोड़े दिन में आने वाले बैच में भी करवाने वाली हूँ, तो इसमें हम लोग ड्रग अब्यूज़ पढ़ते हैं। ड्रग अब्यूज़ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हिमाचल में,
और स्पेशली यहाँ से ये जो आपका गोल्डन क्रेसेंट बोलते हैं, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यहाँ से ये चिट्टा आता है और फिर इंडिया के जरिए आगे म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, जिसको गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है, यहाँ पे मूव करता है। अब बीच में क्या है, बीच में आती है इंडिया एज अ डेस्टिनेशन, पंजाब है, हिमाचल है, और फिर यहाँ पर इसका कारोबार आगे बढ़ता है। बच्चों को स्टार्टिंग में फ्री में दिया जाता है, धीरे धीरे बाद में जो है इसका एडिक्शन हो जाता है, और बाद में बच्चे क्या बड़े भी, क्यों, बिकॉज बहुत सारे लोग सुनाते हैं कि वो जब उनको इसको यूज करने की इच्छा होती है तो वो खुद को बेचने को तैयार हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसके इफेक्ट कितने ज्यादा हैं बच्चों के ऊपर भी, लोगों के ऊपर भी, लाइक ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो ये ड्रग अब्यूज, इसके लिए सरकार बहुत सारी चीजें करती है, उनमें से एक हम लोगों ने ये आपका जो डी एडिक्शन सेंटर खोला ये पढ़ा। नेक्स्ट है हमारा IIT मंडी गेट्स अ प्रेजेंट पेटेंट फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ऑन WSN। ये जो WSN है ये है वायरलेस सेंसर नेटवर्क नोड्स। अब बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि क्या है WSN है और किस किस चीज में इसके मल्टीपल यूज हैं, जो कि आपका एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, एग्रीकल्चर का प्रिसीजन, स्मार्ट सिटीज, डिजास्टर मैनेजमेंट, IoT, बहुत सारी जगह पे इसका यूज हो सकता है। तो क्या था ये था आपका वायरलेस सेंसर नेटवर्क। फिर आ गए हम लोग आगे, कांगड़ा हेरिटेज वॉक थ्रोज लाइट ऑन हिडन जेम्स। सो बेसिकली ये आपकी एक वॉक, एक मैराथन, या मतलब ऐसे जहाँ पे कुछ लोग साथ में चले, 120 रनर्स ने यहाँ पर पार्ट लिया। हेरिटेज वॉक इवेंट इसको कहा गया। यहाँ पर बेसिकली टूरिज्म डिपार्टमेंट ने वो ऐसी जगहें जहाँ पर कांगड़ा में टूरिज्म किया जा सकता है लेकिन नहीं पहुंचा है, जैसे कि माता बगलामुखी मंदिर है, फिर माता ब्रजेश्वरी का मंदिर है, कांगड़ा का फोर्ट है, हरिपुर गुलेर है, ये सारे के सारे एरियाज को शोकेस किया। हेरिटेज विलेजेस हैं कांगड़ा में बहुत सारे, तो वहां पर जो एज ए उनको टूरिज्म डेस्टिनेशन हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये आपका न्यूज। फिर आ गए हम लोग आगे कि हिमाचल प्रदेश के राइटर हैं जिनकी बुक्स फीचर की गई लंदन फेयर में। 2 किताबें जो हैं, एक का नाम है कीले और एक का नाम है नदी रंग जैसी लड़की। तो ये 2 आपकी किताबें हैं। ये किसने लिखी हैं? तो हिमाचली ऑथर है SR हारनोट, इन्होंने लिखी है। अगर आपने बलोकरा की किताब पढ़ी है जो आपके जगमोहन बलोकरा जी ने लिखी है, वंडरलैंड, उसमें हारनोट को बहुत बार कोट किया गया है, तो वो यही वाले हैं और इन्हीं की किताबें यहाँ पर जो हैं आपकी 2, इनको लंदन फेयर में फीचर किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, लास्ट हम लोग हैं, मंडी शिवरात्रि मनाई गई। तो मार्च में हम लोग ने देखा कि आपकी शिवरात्रि थी और इसी दौरान मंडी में मनाई जाती है। इंटरनेशनल लेवल का फेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और बहुत सारी अनाउंसमेंट होती है, CM से लेके सब लोग वहां पर जाते हैं। इसका स्टैटिक पार्ट इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक पार्ट है, सबसे पहला कहाँ मनाते हैं? पड्डल ग्राउंड में मनाई जाती है। इंटरनेशनल फेयर है, कृष्ण फागुन महीने में मनाई जाती है और बहुत सारे देवी देवता वहां पर आते हैं। देवी देवता एक दूसरे से मिलते हैं। माधो राय जो मंडी की सीट पे बैठे हैं, उनके साथ में पूजा उसकी सबकी की जाती है। बहुत सारे रथ आते हैं। भूतनाथ मंदिर में जो है वहां पर भी पूजा की जाती है। इसकी हिस्टोरिक्स की बात करें कि हिस्ट्री क्या है इसकी, तो वहां पर बहुत सारे सिनेरियो आते हैं। एक सिनेरियो क्या है? एक सिनेरियो है ईश्वरी सेन का। जब कांगड़ा की हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर संसार चंद का राइज होता है और जो राजा संसार चंद है वो मंडी के ईश्वरी सेन को नदौन के किले में, जब वो बच्चा था 5 साल का, तब से 12 साल के लिए उसको नदौन के किले में बंद कर देते हैं। जब बाद में गोरखाज आते हैं तो ईश्वरी सेन को वहां से बचाते हैं, वहां से निकालते हैं, इस शर्त के ऊपर कि वो कांगड़ा के बाहर गोरखास को रहने देंगे और इंटरफेयर नहीं करेंगे उनके काम के साथ में, जो वो संसार चंद को किले से बाहर निकालना चाहते थे। तो अब इसी दौरान बोलते हैं कि जब ईश्वरी सेन वापस गए तो उन्होंने देवी देवताओं का धन्यवाद करने के लिए उनको बुलाया और तब से मंडी की शिवरात्रि की शुरुआत। फिर यहाँ पर एक और स्टोरी जो आती है वो कुछ इस तरीके से कि राजा अजबर सेन ने एक बार देखा कि एक गाय दूध चढ़ा रही थी एक शिव जी की मूर्ति पे या फिर शिवलिंग के ऊपर। तो बाद में उन्होंने पहले ये सपने में देखा, फिर उनको एक्चुअल में ये देखने को मिला। तो वहां पर जब नीचे खोदा गया तो वहां पर शिव थे और वहां पर भूतनाथ मंदिर बना। अब भूतनाथ जो मंदिर बना वहां पर ही देवी देवताओं को बुलाया गया और बाद में इस तरीके से ये महाशिवरात्रि बना और धीरे धीरे करके इंटरनेशनल फेयर बना। फिर इसमें एक और स्टोरी आती है, वो आती है सूरज सेन की, कि सूरज सेन ने
भूतनाथ के बाद में माधो राय जो देवता हैं उनको बुलाया, उनको उन्होंने उनका मंदिर बनवाया था और उनको मंडी की गद्दी पर बेसिकली बिठाया। तो उसके बाद में वहां पर जब उन्होंने सारे देवी देवताओं को बुलाया तो बोला वहां से शुरुआत हुई। अगेन सच झूठ क्या है वो नहीं पता, पर जितनी भी स्टोरीज हैं ये हैं आपके माधो राय, सारी ही सारी स्टोरी सुंदर है और खूबसूरत है, हमें सारी पता होनी चाहिए। फिर ये है हमारी लास्ट न्यूज, आर्टिस्ट कमिटेड टू प्रिजर्विंग कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग। जब हम पेंटिंग्स पढ़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट उसमें से एक आती है कांगड़ा की मिनिएचर पेंटिंग्स। उसमें एक नाम आता है धनी राम जी का। धनी राम जी काफी समय से इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने पिता से इन्होंने ये सीखा और उसके बाद में खुद भी आगे इसमें आगे बढ़े। ठीक है, तो इनको बड़े सारे यहाँ पर अवार्ड्स भी दिए गए हैं। उसके अलावा ये अभी तक जो कांगड़ा की पेंटिंग्स हैं उसको यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने राम आर्ट गैलरी भी यहाँ पर डेडिकेट की है कांगड़ा पेंटिंग्स के लिए। कालिदास सम्मान है, फिर आपका हिमाचल एक्सीलेंसी अवार्ड है, ये अवार्ड्स इनको दिए गए हैं। कांगड़ा की पेंटिंग्स की अगर मैं बात करूं तो पेंटिंग्स को आसान भाषा में मैं कैसे समझा सकती हूँ कि सबसे पहले जो पहाड़ी पेंटिंग्स हैं कि जो आपका 17th सेंचुरी थी उसमें मुगल्स जाने लगे, मुगल्स का डिक्लाइन होने लगा और डिक्लाइन के दौरान अब पेंटर्स के लिए तो जगह बची नहीं थी। जहांगीर बहुत शौकीन था, उसने अच्छे से आर्ट को बचा के रखा। तो उसके बाद में सारे के सारे लोग भाग के हिमालयाज की तरफ चले गए और वहां पर जाकर बसे। यहाँ पर राजा गोवर्धन चंद का नाम सुनेंगे, राजा कृपाल पाल का नाम सुनेंगे। उन्होंने सबने इन पेंटर्स को बुलाया और यहाँ पे अपने पास में रखा। इसी दौरान सबसे पहला जो स्कूल निकला वो था बशोली पेंटिंग्स। बशोली जम्मू एंड कश्मीर में एक जगह है वहां पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, बशोली के बाद में आ गई आपकी गुलेर पेंटिंग। हिमाचल में एक और जो जगह थी वो थी गुलेर और वहां पर पेट्रनाइज किया गया, गुलेर में ये पेंटर्स रहे। यहीं से धीरे धीरे आपकी कांगड़ा पेंटिंग राइज करती है, कांगड़ा कलम भी जिसको हम लोग बोलते हैं, और गुलेर जो है वो खत्म हो जाता है, कांगड़ा पेंटिंग्स आगे बढ़ जाती है। कांगड़ा पेंटिंग्स में बहुत सारे आपके रूलर्स भी आए। फिर हम महाराजा संसार चंद ने सुजानपुर तीरा की स्थापना की, वहां पर ये जो आर्ट है उसको प्रमोट किया गया। सवाल कहाँ कहाँ से आते हैं कि इसको जीआई टैग दिया गया है। फिर आ जाता है कि क्या इसके फीचर्स हैं, इसकी जो थीम है वो क्या है। थीम इसकी रही है हमेशा से गीता गोविंदा, भगवान श्री कृष्ण, 12 मास, ऐसे करके जो वैष्णविज्म है या विष्णु के स्वरूप हैं उनको। इसमें काफी वाइब्रेंट, सोचो कि 300 साल पुरानी ये पेंटिंग्स हैं और अभी तक बिल्कुल इंटैक्ट हैं। तो उस वक्त क्या यूज किया जाता होगा, उस वक्त मिनरल्स या आपके सब्जियां, फ्रूट, इन सब के जो एक्सट्रैक्ट है वो यूज किए जाते थे पेंटिंग्स में, ये इस तरीके की पेंटिंग्स में। तो यही सारी की सारी चीजें यहाँ पर यूज की जाती थी। कौन कौन इनके टाइम पे मेन आर्टिस्ट रहे हैं, तो नैन सुख, पंडित सेऊ। तो पंडित जो सेऊ हैं इन्हीं के 2 पुत्र थे, मनकू और नैन सुख। ये दोनों भी आगे काफी ज्यादा फेमस पेंटर्स रहे। तो ये आपकी कांगड़ा पेंटिंग्स हैं जिसको जीआई टैग दिया गया है, जिसको धनी राम जी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। एलाइड का पेपर और एचएस का दोनों का ही आ रहा है, पढ़िए, खूब सारा पढ़िए और एचएस का एग्जाम भी भर दीजिएगा, उसकी डेट भी आने वाली है। सो ऑल दी बेस्ट।